डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने एजरिडीन की जो है प्रिपरेशन देखी थी, कैसे हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में एजरिडीन की जो रिंग है, आपको आई होप कि ध्यान होगी। हम एजरिडीन को कैसे बना सकते हैं, ये एन और यहाँ पर एच, ठीक है। अब ये एक थ्री मेंबर्ड रिंग है, और जो थ्री मेंबर्ड रिंग होती है वो काफी स्ट्रेन्ड होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। तो अब ये स्ट्रेन से इसको रिलीज अगर करवाना है, तो फिर इस रिंग को ओपन होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो जनरली हमें एजरिडीन्स में जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स आर स्ट्रेन्ड and are therefore extremely susceptible to the ring opening reactions due to the release of ring strain। ठीक है, तो इसी रिंग स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती है। तो रिंग स्ट्रेन मैंने आपको बताया भी था कि कार्बन, अगर हम यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, या यहाँ पर जो कार्बन है, वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल उनको चाहिए 109.5 डिग्री, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री है, तो चाहिए उनको 109.5 डिग्री, आ रहा है उनके पास 60। तो इसलिए वहां रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन, यानी कि वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि दबाव फील कर रही है। तो उस स्ट्रेन से रिलीज करने के लिए इस रिंग को ओपन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग से मतलब है कि इन एजरिडीन्स पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होंगी। अब ये कैसे हो सकती है, तो एजरिडीन रिंग अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शंस विद द क्लीवेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज देन अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, अगर मैंने ये एजरिडीन बनाई यहाँ पर, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन है यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन है। और कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्लीवेज होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो क्लीव्ड होता है, यानी टूट जाता है। और इससे क्या होगा, जब मैंने एरो यहाँ घुमाया है, तो इसका मतलब इस कार्बन पर अब जब ये रिंग टूट जाएगी, तो देखो रिंग ऐसे तो टूटेगी, ये यहाँ हो जाएगा। और क्योंकि इस रिंग जो ये एरो है, ये मैंने ऐसे घुमाया है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होंगी। देखो इसमें उसमें दिखाया हुआ भी है नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रिएक्शन आपको दिखाने की से यहाँ पर ये हमारा पूरा एजरिडीन मैंने बना रखी है, तो ये इस तरह से दिखाना है यहाँ पर। और ये कार्बन पर ये पॉजिटिव, और ये तो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। तो द फैसिलिटी विद विच कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑफ एजिलिटीन इज क्लीव्ड डिपेंड्स अपॉन। तो ये जो क्लीवेज है बॉन्ड का कार्बन नाइट्रोजन का, ये किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एट नाइट्रोजन एटम। अगर हम इस नाइट्रोजन पर, इस H की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन इस कार्बन से खींचेगा, तो ये बॉन्ड जो है इजीली टूट जाएगा, ठीक। एक तो इस चीज पर डिपेंड करता है इस बॉन्ड का टूटना। दूसरा डिपेंड करता है स्टेरिक इफेक्ट्स ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो कार्बन पर हमने सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाए हुए हैं, इनका यानी कितने बल्की ग्रुप है ये, उस पर भी डिपेंड करेगा टूटना। और तीसरी चीज है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हम स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं या वीक यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो द रिंग ओपनिंग बिकम्स प्रोग्रेसिवली इजियर एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एट नाइट्रोजन इंक्रीजेस। तो ये बोल रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी वाला ग्रुप, यानी वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होगा, तो फिर ये रिंग ओपनिंग रिएक्शंस बहुत इजी हो जाएंगी। क्यों इजी हो जाएंगी, क्योंकि कार्बन, वही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन जो है इस कार्बन से खींचेगा, तो ये बॉन्ड जो है, फिर बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, तो बॉन्ड जो है वो इजीली क्लीव हो सकता है। एंड इज मोस्ट रैपिड विद एजरिडीनियम कैटायंस। और अगर ऐसा हो कि इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ये एजरिडीनियम कैटायन बन गए हैं, ठीक। तो अगर इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब भी भाई
ये जो बॉन्ड है बहुत इजीली टूट सकता है। क्यों? क्योंकि अब तो पहले ही नाइट्रोजन अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो खींच ही रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो और ज्यादा खींचेगा। तो एजिलिडीनियम कैटायंस हो तब भी ये अच्छे से इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो सकती है। तो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द रिंग कार्बन प्रोसीड्स विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पर हो सकता है, और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हमें कहाँ पर दिखता है? SN2 मैकेनिज्म में। इन्वर्जन कैसे मिलेगा? यानी हमारा जो न्यूक्लियो, देखो ये जो बॉन्ड है, ये यहाँ पर देखना, ये बॉन्ड को मैंने मतलब यहाँ पर शिफ्ट कराया है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है अब इस कार्बन के पीछे से, माने कि आप ये समझ सकते हैं जिस जिस साइड से ये बॉन्ड टूट रहा होगा उस बॉन्ड के ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। यानी अगर ये बॉन्ड मैंने यहाँ दिखाया इस वाले में, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा, क्योंकि सामने से तो ये पूरा रिंग जुड़ी हुई है, तो पीछे की साइड से अटैक करेगा। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि अटैकिंग एट द साइड ऑपोजिट टू द हेट्रोएटम, हेट्रोएटम की ऑपोजिट साइड से। हेट्रोएटम मींस नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम तो इधर लगा हुआ है ऊपर की साइड समझ लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से अटैक करेगा। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगी। SN2 मैकेनिज्म में जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो अगर हमारी स्पीशीज कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखा दूं, सिर्फ खाली मैं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दिखा रही हूँ, बाकी पूरा कंपाउंड है। तो अगर देखो ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे क्लीव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है ऐसे आएगा। ठीक, तो ये जो हमारी मैकेनिज्म होती है, जो ये वन स्टेप मैकेनिज्म होती है, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और अ, इसको हम आगे मैं आगे वाली स्लाइड में दिखा दूंगी। तो एजिलिडीन्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन शुड बियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स। तो इससे हमें यहाँ पर अब ये मालूम पड़ा कि एजिलिडीन पर जो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस है उसमें जो ये हमने अभी ऊपर डिपेंडेंसी की बात की थी, किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो या तो मतलब अगर नाइट्रोजन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो बहुत अच्छी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर लास्ट में लिखा था ना कि नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तब भी ये जो है रिंग बहुत इजीली क्लीव हो सकती है। या इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शन कंडीशंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो SN2 मैकेनिज्म की मैं बात कर रही थी, कि वो इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन वो हमें कैसे देखने को मिलेगा। जैसे सपोज हमारे पास ये एक एजिलिडीन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मैंने एरो नहीं बना रखा है बेटा, वो आप खुद से बनाएगा, मैं बना के दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो आप किसी भी कार्बन पर अटैक करके दिखा सकते हो। तो सपोज अगर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो रिंग जो है फिर ऐसे ओपन होगी, ये रिंग जो है ऐसे ओपन होगी, ठीक है। तो इस कार्बन से सामने की साइड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से उल्टी साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड बनता हुआ दिखाएंगे, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ दिखाएंगे। फिर फाइनली क्या होगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीव हो जाएगा, तो अब ये जो NH2 ग्रुप है ये कहाँ जाकर जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो वही NH2 ग्रुप को यहाँ पर इस वाले कार्बन से जोड़ दिया। और जब हमने ये यहाँ पर शुरुआत में देखो, मैंने अगर एरो ऐसे घुमा दिया है, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एरो का घूमना क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन का मिल जाना, तो इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर हम इसको जोड़ता हुआ दिखा सकते हैं। तो ये हमने SN2 मैकेनिज्म को शो किया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एजिलिडीन्स की। एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एजिलिडीन से मतलब ये होता है कि जो ये दो कार्बन एटम हैं, इन दोनों कार्बन एटम पर सेम ग्रुप्स ना हो, ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप्स हो। अभी हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसी एजिलिडीन्स में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉजेज प्रीडोमिनेंटली द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। देखो सपोज अगर हमारे पास ये दो कार्बन एटम है, ठीक, तो इस पर अगर मान लो ये CH3 है, ये H है, और यहाँ पर H और ये H मैं दिखा दूं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसका मतलब वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक H की जगह एक CH3 आ गया है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम हुआ। तो यहाँ पर ये बात की है कि अगर इस तरह से एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एजिलिडीन्स हुई, तो वहां पर इस वाले कार्बन पर अगर मैं इसको नंबर 1 बोलूं और इसको नंबर 2 बोलूं,
तो क्योंकि वन वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अपने आप में भी एक बड़ी स्पीशीज है, ठीक है, और CH3 भी हमारा बहुत बल्की है, तो उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल सेकंड नंबर कार्बन पर अटैक करना ज्यादा प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो जहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो हमेशा अटैक जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर होगा, यानी जहां पर बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, आप ये समझ लीजिए। और वो जो रिएक्शन होगी वो हमारी प्रोसीड करेगी वाया SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म बेटा हमेशा हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि SN2 मैकेनिज्म जो होती है एक्चुअली हमारी स्टेरिक सेंसिटिव होती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, बॉन्ड भी तभी क्लीव हो रहा होता है जिस समय न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों, देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये कार्बन ये नाइट्रोजन, ठीक है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। ठीक, तो अब इसके पास दो कार्बन है, भाई ये इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और ये इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। तो अगर मान लो इस वाले कार्बन से कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैं जी लिख देती हूँ, अगर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ इस वाले कार्बन पर कोई बल्की ग्रुप नहीं, सपोज एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले कार्बन पर अटैक करना ज्यादा प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी वहां पर बल्की ग्रुप नहीं है। तो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म स्टेरिक सेंसिटिव होती है, एक ही स्टेप में बॉन्ड को टूटना भी होता है और एक ही स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड कार्बन पर अटैक भी करना होता है, तो वन स्टेप रिएक्शन होती है, तो ये स्टेरिक सेंसिटिव होती है। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी अगर स्टेरिक हिंड्रेंस किसी कार्बन पर, मतलब बल्कि ग्रुप हुआ तो, वेयर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज एज इंपॉर्टेंट एज द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लीवेज भी तभी हो रहा है जिस समय न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड का क्लीवेज भी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी। तो ऐसी मैकेनिज्म को हम बोल देते हैं पुश मैकेनिज्म। पुश मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन हुई कैसे, न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको पुश किए और फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ पुश हुए। ठीक है, तो इसको हम पुश मैकेनिज्म बोल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो हम जो है बॉन्ड का क्लीवेज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर ही मतलब अटैक दिखाएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर भी अटैक दिखा सकते हैं, लेकिन कब, इन सम केसेस द बॉन्ड क्लीवेज प्रोसेस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो SN2 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड का टूटना भी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर पहले बॉन्ड टूटेगा, यानी वो SN1 मैकेनिज्म होती है, जहां पर पहले बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि ये कार्बोनियम आयन जो है वो कैसा बन रहा है। अगर ये मोर मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बन रहा है, मतलब अगर ये स्टेबल कार्बो कैटायन बन रहा है या कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज्म से होगी, भले ही इस कार्बन पर कितने ही बल्कि ग्रुप क्यों ना जुड़े हुए हो, वो भी अभी हम देखेंगे क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऐसी मैकेनिज्म में जहां पर कि हमारा बॉन्ड का क्लीवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, वो रिएक्शन हमारी SN1 टाइप मैकेनिज्म कहलाती है और इसको हम कह देते हैं पुल मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पुल मैकेनिज्म कह रहे हैं, या फिर हम क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पर पॉजिटिव जो भी बनेगा हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कुल मिलाकर ये बात बेटा कि SN2 मैकेनिज्म अगर हो रही है, तो अगर हमें रिंग ओपनिंग करानी है तो हम हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से कराएंगे। क्यों? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म हमारी स्टेरिक सेंसिटिव होती है। और अगर हमारा कार्बोकेटायन जो है मोर वो क्या कहते हैं उसे, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा, तो हम वहां पर SN1 मैकेनिज्म दिखा सकते हैं। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है कार्बोकेटायन का स्टेबल होना। तो इस SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और SN2 मैकेनिज्म में
स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा कहते हैं कि इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो स्टेरिक सेंसिटिव होती है और इसमें हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है SN1 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करेंगी कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम आयन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर कार्बोनियम आयन से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं जो उस कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहे हो, तो फिर हमारे SN1 होने के चांसेस होते हैं। या फिर हमने सॉल्वेंट आयनिक नेचर वाला यानी कि पोलर सॉल्वेंट अगर हमने लिया हुआ है तब भी SN1 मैकेनिज्म होने के चांसेस होंगे। तो रिंग ओपनिंग इन asymmetrically substituted azidides is affected by the carbonium ion stability rather than steric effects। तो हम दोनों चीजें देखेंगे, कब SN1 होने के चांसेस है, कब SN2, यानी रिंग ओपनिंग SN1 से भी हो सकती है, SN2 से भी हो सकती है। देखो अब इसको हम इससे बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ये हमारी एजिडिन है, ठीक, ये जो OH माइनस है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। अब इन्होंने कह रखा है कि अगर ये वाले R की जगह अगर हम पहली वाली कंडीशन देखें, अगर R को हम H मान ले, तो सपोज यहाँ पर R ना होके H है, तो आप देख रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है 58% और ये प्रोडक्ट बन रहा है 42%। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिखा रखा है, OH यानी न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा सेकंड कार्बन पर, मैं इसको नंबर 1 कर दे रही हूँ कार्बन को, ठीक है, और ये नंबर 2, यानी यहाँ पर भी ये नंबर 1 कार्बन हो गया और ये नंबर 2 कार्बन। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ने हमारे सेकंड कार्बन पर अटैक किया, तभी तो वो OH सेकंड कार्बन से जुड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक किया सेकंड कार्बन पर, और ये रिंग जो ओपन हुई कुछ ऐसे हुई, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटा जो सेकंड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, ठीक है। तो उससे क्या हो, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा पूरा का पूरा, तो ये NH2 ग्रुप तो 1 कार्बन से जुड़ जाएगा, तो वही तो यहाँ दिखा रखा है, 1 कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है और सेकंड कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ठीक। ये तो हुआ हमारा पहला वाला कंपाउंड कैसे बना। दूसरा वाला कंपाउंड में क्या कर रखा है, पहले वाले कार्बन पर OH है और दूसरे वाले कार्बन पर NH2 है, तो इसका मतलब इस OH ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या किया होगा, पहले वाले कार्बन पर अटैक किया होगा, ठीक। तो मैं इसको एक बार नीचे दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले कार्बन की बात करूं तो ये यहाँ पर CH3 है और ये H है, ठीक है, यहाँ पर ये H है और ये H है, ये हमारा NH2 है, N पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा OH आयन आया। तो इसने क्या किया होगा, जब सेकंड वाला 42% वाला कैसे बनाया होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिंग जो है, ये जो बॉन्ड टूटा हुआ होगा, तो NH2 ग्रुप जो है इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और OH जो है वो पहले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये तो बनाने का तरीका हुआ कि हमने ऐसा बनाया। परसेंटेज अगर हम देखें, यहाँ पर ये 58% बना रहा है, ठीक, और ये दूसरा वाला 42% बना रहा है, यानी ज्यादा बनने के चांसेस हमारे पहले वाले के। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमारी मैकेनिज्म हुई SN2 वाली। जब हमने इसको H माना हुआ है तो ये वाली मैकेनिज्म हमारी बन रही है SN2 से, और SN2 से बन रही है। तो SN2 मैंने आपको बताया कि स्टेरिक सेंसिटिव होती है। स्टेरिक सेंसिटिव देखो, अब ये दो दो कार्बन है हमारे, नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन। तो नंबर 1 कार्बन पर अगर आप देखें तो एक बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि नंबर 2 कार्बन पर दोनों ही हाइड्रोजन है। तो यहां पर बल्की ग्रुप है, तो जहां पर बल्की ग्रुप होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक नहीं करेगा SN2 में, SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है। तो इसलिए OH ने यहां पर अटैक किया, तो इसलिए ये 58%, इसलिए ये ज्यादा बना, ठीक है। तो कम वाला भी बन रहा है 42%, लेकिन वो कम बन रहा है, तो वो कम है क्योंकि कम चांसेस हैं उसके नंबर 1 कार्बन पर अटैक करने की। तो ये तो बात हुई SN2 मैकेनिज्म की। तो अगर ये H है तब यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, अब इसी R को अगर CH3 मान लू मैं, यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है, R इज इक्वल टू CH3। तो जब हम R इज इक्वल टू CH3 मानेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला प्रोडक्ट 7% बना है और ये वाला हमारा 93% बना है। तो इस वाले प्रोडक्ट में 93% बनने का रीजन क्या रहा, तो देखो इस वाले प्रोडक्ट में हुआ क्या था, इस वाले प्रोडक्ट में OH ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया था, ठीक है, और ये ऐसे बॉन्ड टूटा था। तो अब इस वाले कार्बन पर क्यों अटैक किया, तो देखो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये SN1 से हो रही है, ये वाली रिएक्शन SN1 है और ऊपर वाली मैंने आपको बताई थी ये SN2 है। तो SN1 रिएक्शन होने में हमें क्या देखना होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो हमने जो अपनी रिंग बनाई थी ये इस तरह से, ठीक है, ये तो CH3 था, इसको भी हमने CH3 माना है, ये हमारा NH2 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये C से दोनों H जुड़े हुए हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड क्लीवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहले बॉन्ड क्लीव होगा
उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब बॉन्ड यहाँ पर मैं ऐसे क्लीव करा दूं, तो अगर मैं इसको ऐसे क्लीव कराऊंगी बेटा, तो हमारी रिंग स्ट्रक्चर कैसे बने, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी यहाँ पर ये CH3, ये CH3, और क्योंकि मैंने एरो को ऐसे घुमाया है, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी ये कार्बन है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा बना है, ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, तो इसका मतलब ये बना हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी कार्बोकैटायन हमारा बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो जब बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस हैं, तो इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर हो रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर OH जो है वो अटैक कर देगा। OH माइनस है तो OH इससे जुड़ जाएगा। तो अब इसलिए OH जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और NH2 जो है वो दूसरे कार्बन से। तो इसलिए ये 93% बना, क्योंकि इस वाले कार्बन पर जब अटैक हुआ, मतलब इस वाले कार्बन का जब बॉन्ड टूटा, तो ये कार्बोकैटायन हमारा बहुत स्टेबलाइज बना। ठीक, अब अगर मैं बात करूं ये 7% क्यों बन रहा है, तो देखो अब बॉन्ड इसमें क्या टूट रहा है, वो यहां से टूट रहा है। तो ये वाला अब इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसकी सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसी, ये H इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये NH2, और इससे तो दो CH3 जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा बना, ये कार्बोकैटायन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है इधर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही तो कार्बन है, ये CH3 तो दूर हुए ना, तो डायरेक्ट अटैच तो सिर्फ एक ही कार्बन से है, तो ये बना हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है वो तो लेस स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ पर ये 7% ही बन पाया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करती है हमारी SN1 रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, कभी भी इस तरह की रिएक्शन है कि दोनों बॉन्ड को तोड़ के देख लीजिए। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ के देख लीजिए दोनों साइड से, किस साइड से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन पा रहा है, देखो जनरली क्या होता है, SN1 रिएक्शंस जो होती है वो हमारी टर्शरी कार्बोकैटायन पर होती है, और SN2 रिएक्शंस जो होती है वो हमारी प्राइमरी कार्बोकैटायन पर होती है। ये मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है। ठीक है, और SN1 में हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड पहले तोड़ेंगे, यानी यहाँ पर कार्बोकैटायन के बनने का स्टेप, क्योंकि ये बेटा दो स्टेप में होती है रिएक्शन। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो इसलिए ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन में क्या होगा, ये वाली रिएक्शन क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का टूटना। तो इसलिए यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये स्टेरिक सेंसिटिव होती है। तो SN2 मैकेनिज्म जब भी होगी वो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर हम आंसर देंगे, और SN1 मैकेनिज्म में हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं नीचे वाली रिएक्शन की। द रिएक्शन ऑफ एजरिडीन विद सोडियोमेलोनिक एस्टर, सोडियोमेलोनिक एस्टर ये बना रखा है बेटा, प्रोसीड विद द क्लीवेज ऑफ द रिंग एंड फॉर्म्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये बना है हमारा वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच साइक्लाइजेस टू 3 कार्बो इथॉक्सी पायरोडिनोन, तो ये बना है हमारा 3 कार्ब इथॉक्सी पायरोडिनोन। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें सबसे देखो जितनी भी रिएक्शंस अब हम देख रहे हैं वो सब ऑर्गेनिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की है। तो हमें क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग करानी है, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और अब हमें यहाँ पर तो हमारी सिमेट्रिक हमारी एजरिडीन है, क्योंकि दोनों तरफ CH2 है, तो आप कोई सी भी जो है बॉन्ड को क्लीव करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और ये जो रिंग यहाँ से ऐसे क्लीव हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि SN1 है या SN2 है, हम सिंपल दिखा रहे हैं कि रिंग ओपनिंग कैसे हो रही है। तो जब ये वाला पोर्शन ने यहाँ पर अटैक किया CH2 से, अब क्या जुड़ जाएगा, CH2 से ये पूरा न्यूक्लियोफाइल जो है जुड़ जाएगा, तो ये रिंग तो टूट जाएगी, ये रिंग कह रही हूं मैं, रिंग तो टूटेगी टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा, और NH पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो हमने NH पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो गया, तो इस NH से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH2 जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ CH2 दिखा दिया। इस CH2 के बाद एक और CH2 जुड़ा हुआ है, तो वो CH2 दिखा दिया। इस CH2 से हमारा पूरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH है, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, COOC2H5 का होल ट्वाइस। तो एक COOC2H5 तो हमने ऐसे लिख दिया, और एक COOC2H5 हमने खोल के लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये अटैक हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ, देखो अब इसका साइक्लाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ऐसे ये ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, इथॉक्सी ग्रुप
ये जो यहाँ से अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ये आराम से निकल जाएगा। तो इस N और इस देखो जब मैंने ये बॉन्ड यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज C2H5, तो यही दिखा रखा है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और C2H5 इसके आगे माइनस साइन है, इसका मतलब ये निकल गया। और यहाँ पर Na प्लस था, वो जो पहले था Na प्लस, इसके साथ यहाँ पर तो खाली नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज ही जुड़ी थी ना इस वाली रिंग से, तो जो वो Na प्लस है और ये OC2H5 ये आपस में मिल जाएंगे, सोडियम इथॉक्साइड बना लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो जब ये एरो मैंने ऐसे घुमाया तो इस ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने उसको इस तरह से दिखा दिया, एरो घुमाया और यहाँ से ये एरो घुमाया, तो आपको भी ऐसे दिखाना है, ये पॉजिटिव चार्ज दिखा मत देना, ठीक है। आपको जब बनाना होगा तो आप जब मैकेनिज्म दिखाएंगे, मतलब अब ये तो रिएक्शन लिखी हुई है तो साथ साथ इसकी मैकेनिज्म भी दिखा दीजिएगा, ऐसे एरो घुमा के और ये एरो घुमा के। एरो जरूर दिखाते हैं मैकेनिज्म में, वरना कोई रिएक्शन का मतलब नहीं है। फिर ये एरो घुमा दिया और यहाँ से एरो घुमा दिया, तो अब क्या हुआ, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी अगर मैं इसके बीच में यहाँ एक बॉन्ड बना दूं, तो देखो कितने मेंबर रिंग बनी। नाइट्रोजन को मैं नंबर 1 दूं, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो वही 5 मेंबर्ड रिंग मैं यहाँ बना सकती हूँ। देखो इसको अगर मैं नंबर 1 दूं, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, तो 1 नंबर पे NH है तो ये NH है, 2 और 3 पर CH2 ग्रुप है तो ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। 4 नंबर पर CH है जिससे एक CO C2H5 जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये CO C2H5 भी जुड़ गया। 5 नंबर पर C डबल बॉन्ड हुआ है तो 5 नंबर पर हमारा C डबल बॉन्ड। तो इस तरह से साइक्लाइजेशन हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस की। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग की तो जाहिर सी बात है, इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ एजिडिटीन्स आर एक्सेलरेटेड इन एसिडिक मीडिया। अगर मीडियम हमारा एसिडिक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एजिडिटीन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ, अंडर अनकंट्रोल्ड कंडीशन। अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो रही है तो इसलिए क्या होगी, रिंग ओपनिंग तो रिएक्शन हो ही रही है, साथ साथ इसमें एक पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है, देखो HCl में क्या है, H प्लस है, Cl माइनस है। HCl मतलब एसिड, एसिड का क्या काम होता है, H प्लस देना, ठीक है। तो एसिड यहाँ से H प्लस देगा और वो H प्लस जाएगा कहाँ, तो हमारे इस रिंग में कहीं ना कहीं हम, यानी H प्लस हमारा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल हुआ, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, या तो कहीं नेगेटिव चार्ज हो या कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम पर। तो नेगेटिव चार्ज तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम ये रिएक्शन कैसे दिखा सकते हैं, ये मैं जरा लाइनें हटाऊं पहले। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, ये हमने दिखा दे लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर का हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये H और जो यहाँ पर Cl, देखो इसको आप और अच्छे से दिखा सकते हो, यहाँ पर H दिखाया, ये Cl दिखा दिया, तो इसको यहाँ से एरो को ऐसे ले जाइए और ये Cl ऐसे निकाल दीजिएगा, तो Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, Cl पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा NH2, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं और इसलिए यहाँ पर ये NH2 ग्रुप यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो वही हमने यहाँ पर CH2 का NH2 ग्रुप जुड़ा, और जो Cl है, अब देखो यहाँ पर Cl इस वाले CH2 से कहीं जुड़ा हुआ होगा, देखो अब इसको पूरा अच्छे से समझते हैं हम। मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ, ये CH2 है, ये CH2 है। तो जब हमने इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दिए तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इसको कैसे दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज और इससे हमने दिखा दिया दो H जुड़े हुए, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो जाहिर सी बात है अब रिंग तो ओपन होगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन तो और ज्यादा कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये रिंग हमने ऐसे ओपन कर दी। तो जब हम ये रिंग ऐसे ओपन करेंगे तो इस CH2 पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो देखो ये रिंग कैसे ओपन होगी, ये CH2 पे पॉजिटिव, फिर इस CH2 से एक और CH2 जुड़ा हुआ है और उस CH2 से हमारा NH2 जुड़ा हुआ है, और अब NH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि हमने एरो को घुमा दिया। एरो घुमाने का मतलब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, भाई ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अब नाइट्रोजन के पास चला गया है, तो इसलिए कार्बन नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया।
फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर अभी Cl माइनस था, हमने हमने यहाँ पर Cl माइनस निकाला था ना, Cl पे माइनस चार्ज, तो ये Cl का माइनस चार्ज और CH2 का पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ सकते हैं, तो इससे ये Cl जुड़ जाएगा। तो हमारा फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड कंडीशंस लगी हुई है, तो इसके ना पॉलीमराइजेशन होगा, तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पर एक पॉलीमर को फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो बेटा आप चाहे तो पूरी मैकेनिज्म बना के दिखा सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, या चाहे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक। फिर क्या है, ये तो बात थी सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड थी क्योंकि दोनों कार्बन से दोनों हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, सेम थे बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करेंगे एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एजिडिडीन्स की, तो फिर वहां पर फिर वही होगा कि हमें पुश पुल मैकेनिज्म यानी SN1 और SN2 देखना पड़ेगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है, कार्बन पर हमारे कौन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो अटैक एट द हिंडर्ड कार्बन एटम इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन, ठीक है। देखो क्या चीज है ये दो रिएक्शंस है यहाँ पर, एक तो ये वाली रिएक्शन है और एक ये वाली रिएक्शन है। तो जो इसमें ये लिखा हुआ है ना कि द अटैक एट द हिंडर्ड कार्बन एटम इज कॉज्ड, वो इस सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो हमने यहाँ पर फिर से वही ऊपर ऊपर की तरह से ही होना है, ये तो ऐसे ही अटैक होगा यहाँ पर, ये Cl ऐसे ही निकलेगा, यहाँ पर वही NH2 बनेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ, ये NH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिंग देखो दोनों तरीके से ओपन हम कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये रिएक्शन में देखो इसका प्रोडक्ट क्या बना है, इसका प्रोडक्ट बना है यानी ये जो हमारा CH3 से जो CH जुड़ा हुआ है उस पर ये NH2 जुड़ा हुआ है, यानी ये रिंग कैसे ओपन हुई है, ये रिंग ओपन हुई है ऐसे। मैंने बड़ा कचर कचर कर दिया, यहाँ पर आती हूँ मैं इसको। ये ऐसे बनाया CH2, ये हमारा NH2, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे, और यहाँ पर CH3 और ये है H, ठीक है। ये रिंग ऐसे ओपन हुई और तभी के तभी यहाँ पर इस Cl माइनस ने अटैक भी कर दिया होगा, एक साथ ही हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर भी अटैक करा और ये तभी के तभी, यानी वन स्टेप रिएक्शन हो गई है। तो यहाँ पर हमारी SN2 भी हो गई है साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे तो ये ऐसा क्यों हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने हमारा यहीं पर अटैक जो है क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया, यानी ये रिंग ऐसे क्यों नहीं ओपन हुई। तो ये रिंग ऐसे इसलिए ओपन नहीं हुई क्यों, फिर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना पड़ता, तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप था, तो जब ये बल्कि ग्रुप था तो इसलिए यहाँ पर ये अटैक न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकते। जो सेकंड स्टेप हुआ होगा, फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो वो रिंग ओपन करने के लिए उसने इधर की साइड इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप जो बल्कि ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो इसलिए अटैक जो है Cl का इस वाले कार्बन एटम पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। तो ये जो साइट ऑफ अटैक है ना, तो ये हम डिपेंड करता है नेचर हमारा कार्बन एटम पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक। अच्छा अब अगर हम तो इसलिए जो रिंग ओपन हुई हमारी, एक बार मैं फिर से साफ सुथरा करके आपको दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे दिखाना है। सबसे पहले स्टेप में तो आपने ये दिखा दिया, तो सबसे पहले स्टेप में तो आप यहाँ पर NH2 कर दीजिएगा इसको और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिएगा, और मैं यहाँ पर सिर्फ CH3 जोड़ के दिखा रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रही, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने यहाँ पर Cl माइनस दिखा देंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस दिखाएंगे तो आपको ये दिखाना है ऐसे और फिर इसको ऐसे, और उसके बाद आप ये प्रोडक्ट यहाँ पर बना देंगे। तो जब ये रिंग ऐसे ओपन होएगी बेटा, तो इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, तो ये जो NH2 है वो CH3 वाले कार्बन से, ये जो कार्बन जो CH3 जिससे अटैच है उससे जुड़ जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड स्टेप जो हुआ होगा वो हमारा जो है पुश मैकेनिज्म हुई है, ये लिखा हुआ है ना पुश पुल मैकेनिज्म, तो आप इसको SN2 ना बोलकर पुश मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर पुश मैकेनिज्म हुई है, ठीक। अच्छा अब ये वाले स्टेप में क्या हुआ है, ये वाले स्टेप में भी फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से इस पर ही अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप में तो यही वाला ये जो हमने बना रखा है, बस यहाँ पर क्या हो रखा है आपकी बार C6H5 है। एक मिनट फिर से मैं दिखा देती हूँ, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने वही दिखा दिया, अब मैं इसको फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा कंपाउंड बना,
जो भी स्ट्रक्चर हमारा बना है। अब यहाँ पर रिंग कैसे ओपन होगी? रिंग अब की बार सीएल कहाँ से अटैक करेगा? तो सीएल माइनस अब की बार यहाँ से अटैक करेगा, इस वाले पोजीशन से। और तो पहले वो अटैक नहीं करेगा, पहले जो है रिंग ओपन होगी, पहले रिंग ओपन होगी और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। और देखिए यहाँ पर कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, अगर मैं इसको रिंग को ओपन कर दूं, मैं इसको ऊपर वाले को पहले इरेज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सबसे पहले ये अटैक नहीं दिखाना है। ठीक है, तो आप ना, आप क्या करेंगे, जब ये फर्स्ट स्टेप दिखा के, फर्स्ट स्टेप दिखाने के बाद आपने सिंपल ये रिंग को ओपन करके दिखाना है। ठीक है, और जब ये रिंग ओपन होगी तो इसके बाद आप क्या दिखाएंगे, इसके बाद ये हो जाएगा NH2, चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पर CH2, और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक H और यहाँ जुड़ा हुआ है C6H5, यानी ये बेंजीन रिंग है। और ये है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बना है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन तो बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो अब इसलिए यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए Cl माइनस ने इस पर अटैक किया, तो इसलिए Cl जो है यहाँ पर जाकर जुड़ गया। तो ये दिखा रहा है इफेक्ट ऑफ स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। और यहाँ पर हमारा दिखा रहा है इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो चाहे तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इतना करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रिंग इधर की साइड से ओपन हुई है और इसमें रिंग इधर की साइड से ओपन हुई है, तो उसका रीजन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप था। और यहाँ पर अगर हम कार्बोकेटायन बना भी देते तो वो सेकेंडरी बनता, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बेटा हमारे लिए प्राइमरी कार्बोकेटायन बनना चाहिए, तो SN2 मैकेनिज्म जाएगी। स्टेबल कार्बोकेटायन टर्शरी बने, बेंजाइल बने, तो हमारी SN1 हो जाएगी। मैं कहीं उल्टा सीधा ना बोल दूं, SN1 और SN2 में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो SN1 होती है हमारी टर्शरी पर और SN2 हमारी होती है प्राइमरी पर। और सेकेंडरी पर तो SN1 SN2 दोनों होने के चांसेस होते हैं, फिर वो रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं वो हमारी जो है पुश मैकेनिज्म हो रही है। ठीक है, इस वाले कंडीशन में। और यहाँ हमारी हो रही है पुल मैकेनिज्म, क्योंकि पहले कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो पुल कर रहा है Cl माइनस को अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हम पुश पुल मैकेनिज्म उसको बोल दे रहे हैं। ठीक, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग। अब इसमें देखो नेक्स्ट इसी में है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एसिटाइल आयन होते हैं, वो हमारे जो होते हैं एसाइल जो एसिटाइल जो एसिटाइल इलेक्ट्रोफाइल जो होता है हमारा, वो CH3CO पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो रिएक्शन यहाँ पर भी वैसे ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो ये इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, यानी नाइट्रोजन इस कार्बन को, जो जो CO वाला कार्बन है उसको पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो उसके साथ जुड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ COCH3 लिखा, और नाइट्रोजन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पर तो रिंग कहीं से भी ओपन हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे कार्बन से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जो इस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो रिंग ऐसे ओपन हुई है। ठीक है, तो NH का तो चार्ज खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो जाएगा और इस वाले CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस CH2 से ये वाला Cl जो है आराम से जुड़ सकता है। ठीक, तो फिर हमारा कंपाउंड यहाँ पर ये बनने के चांसेस है। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से आती है। तो इसमें क्या है कि N सब्स्टिट्यूटेड एजिडिडीज और पर्टिकुलरली विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स एट कार्बन, अगर किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो सकती है। एक वहां पर क्या होगा, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीव्ड रादर देन द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों में देखा कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। तो इन सच रिएक्शंस द एजिडिडीन रिंग सिस्टम में बी कंसिडर एनालॉगस टू साइक्लोब्यूटीन। तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ पर क्या मान रखे हैं, ऐसी रिएक्शन से एजिडिडीन रिंग को साइक्लोब्यूटीन के एनालॉगस माना हुआ है, तभी हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग को समझ सकेंगे। तो देखो साइक्लोब्यूटीन वाला मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ये हमारी है साइक्लोब्यूटीन। तो इसमें जो रिंग ओपनिंग होती है वो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसकी रिंग ओपनिंग को हम दिखाएंगे। देखो बेटा, इसमें हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे, ये रिंग यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो अगर मैं ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, साइक्लोब्यूटीन ही तो बना रखी है, हाँ साइक्लोब्यूटीन है, तो मैंने
कुछ गड़बड़ कर दी है। हाय, मैंने बॉन्ड ही उल्टे बना दिए। रुक जाओ, इससे ना ये बनेगा, ये बनती है ब्यूटाडाइन। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं यहाँ पर और इसको जोड़ूं यहाँ पर, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन के आता है। कहाँ गड़बड़ कर दे रही हूँ, ये हमारी साइक्लोब्यूटीन थी, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो हमारा ये टूटेगा है। हाँ, ठीक तो बना रखा था मैंने, सही बनाया था, ठीक है। देखो ये बॉन्ड अगर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ तो एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, तो वो सिंगल बॉन्ड भी यहाँ बचा। फिर ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन बनती है यहाँ पर रिंग ओपन करके, ठीक। और ये हमारा 4n सिस्टम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रखे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, जो ओपन चेन सिस्टम होता है ना, उसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं उल्टा दिखाऊं इसको, मतलब रिंग बंद करके मैं दिखाऊं, तो रिंग में बंद करने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही तो मूव कर रही, 2 पाई बॉन्ड को मूव कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रही हूँ। और अगर आप यहाँ पर भी देखें, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक पाई बॉन्ड मूव कर रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा है। तो एक पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ये 4n पाई सिस्टम कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर भी इसको माना हुआ है, ये यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होगा। देखो कैसे, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ये जो इससे बना है, अब बेटा एरो आप जैसे मैं बना रही हूँ वैसा बना देना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर मूव करेंगे। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आर एन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड ऊपर को गया ही है आर के साथ, और एक बॉन्ड इधर है एच, और एक बॉन्ड इधर है नीचे। तो देखो इस वाले कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो एक बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीव होके यहाँ आ जाएगा। तो इस ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन से के इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन का, देखो यहाँ पर जो दिखाया है ना बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास चला गया है जिसने ये बॉन्ड बना लिया, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो देख रहे हैं आप, रिंग ओपन हो गई है यहाँ पर। तो ये जो, ये इस तरह से, ये बॉन्ड तो इसके साथ है ही, तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड जो है यहाँ पर क्लीव हो गया है, ठीक। तो ये इन्होंने इसको इसके एनालॉगस इसलिए माना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ये क्लीव हो रहा है, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं, और तो इसलिए इसको ना, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो रही है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि एनालॉगस टू साइक्लोब्यूटीन, तो साइक्लोब्यूटीन में क्योंकि 2 बॉन्ड का मूवमेंट है, यहाँ पर भी 2 ही बॉन्ड का मूवमेंट है, तो इसलिए हमने उसके सिमिलर, एनालॉगस का मतलब होता है उसके जैसा हमने इसको इमेजिन कर लिया। और ये थर्मली कंट्रोल्ड होती है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। 4n सिस्टम हमारे हीट की प्रेजेंस में मतलब फोटोकेमिकली भी होते हैं और हीट की प्रेजेंस में भी होते हैं, दोनों रिएक्शंस हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये फोटोकेमिकली तो नहीं दिखाई है, ये थर्मली दिखाई है। थर्मल रिएक्शंस यहाँ पर कॉन रोटेटरी होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन और डिस सिस्टम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, ठीक। तो फिर क्या लिखा हुआ है, सिंस दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होती है वहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। तो द रिंग ओपनिंग विल बी थर्मली कॉन रोटेटरी। मैंने आपको पेरिसाइक्लिक, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया था 4n dp हमें याद रखना चाहिए हमेशा। तो 4n सिस्टम में फोटोकेमिकल रिएक्शन हमेशा डिस प्रोसेस से होती है, तो और जो थर्मल रिएक्शंस होंगी वो हमेशा कॉन रोटेटरी होती है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉन रोटेटरी होती है। When n substituted aziridine is pyrolyzed, यानी जब हम उसको हीट करेंगे, पायरोलाइज मतलब हीट करना, तो 1,3 डाइपोलर प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हमने इसको हीट किया यहाँ पर, और हमारा ये प्रोडक्ट नंबर 1 बन गया, ठीक है। और इसको, इसकी रिएक्शन फिर डाइइनोफाइल से, ये हमारा डाइइनोफाइल है, तो इसमें लिखा है ना विच इज ट्रैप्ड बाय अ डाइइनोफाइल, मतलब डाइइनोफाइल ने उस पर अटैक कर दिया, उसको ट्रैप कर लिया, और फिर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है सेकंड। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, वही हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर से वही है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हुई है, ये यहां से यहां टूटा, मतलब बॉन्ड यहां गया,
और ये बॉन्ड यहां से यहाँ क्लीव हो गए। तो आप देख रहे हैं ये जो एजरिडीन वाली रिंग थी वो तो क्लीव हो गई, तो वही तो क्लीवेज यहाँ दिखाया है। तो नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हमने दिखा दी डाइइनोफाइल। अब डाइइनोफाइल क्यों कह रहे हैं? डाइइनोफाइल हमेशा डाइइन पर अटैक करता है, और डाइइन हमारी ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये 4n पाई सिस्टम है हमारा। तो यहाँ पर भी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे? यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो एक तरह के इस सेंस में हम इसको डाइइन बोल दे रहे हैं। और डाइनोफाइल होता है डाइइन पर अटैक करने वाला। ठीक है, तो बेटा एक तो ये कि ये 1,3 डाइपोलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? 1,3 डाइपोलर का मतलब क्या है? डाइपोलर का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाना। तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो दो पोल्स बन गए, तो डाइपोलर हो गया। और 1,3 इसलिए है कि अगर मैं ये बॉन्ड यहां पर मूव करा दूं बेटा, पाई बॉन्ड अगर मैं वापस इस पर मूव करा दूं, तो क्या होगा? अब इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड तो यहाँ नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये नंबर 1 एटम, ये नंबर 2 एटम और ये नंबर 3 एटम। तो 1 और 3 एटम पर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको 1,3 डाइपोलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो रिएक्शन आपको कैसे दिखानी है, मतलब एक दिखाने का तरीका बता दे रही हूँ। एरो कैसे घुमाना है, ये रिएक्शन ऐसे शो करने का तरीका होता है। ये फिर यहाँ पर ऐसे, मेरा ये गया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे। ठीक है, अब क्या बनेगा? ये पूरी 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। एरो घुमाने का, जहां से जिस जिसके बीच में एरो घूमता है ना बेटा, उनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। ये बॉन्ड घूमा है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। और ये वाला एरो घूमा है इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। और ये वाला बॉन्ड मैंने शिफ्ट करा दिया नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में से मैंने क्या करा, दिखाने का तरीका तो ये है जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, समझने का तरीका वो है जो मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये डबल बॉन्ड ही बचेगा क्योंकि ये बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया, और नीचे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, और यहाँ पर सिचुएशन क्या है? यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज यहां जाकर अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन पर। ठीक है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में भी बॉन्ड बन रहा है। और देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्यों अटैक कर रहा था, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ना दिखा के बिल्कुल ऐसे दिखा देती हूँ, छोड़ो इसे, बस इतना दिखाओ, ऐसे दिखाओ इसको। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, अब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है। और यहाँ पर भी नीचे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। तो कैसे बनी वो 5 मेंबर्ड रिंग, वो मैंने आपको यहाँ दिखाने का तरीका ये है, एरो से इस तरह से हमने दिखा दिया। तो अब इससे ये चीज, ये स्ट्रक्चर हमारा जो है बन के आ गया। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप समझ सकते हैं कैसे बना हुआ। देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो दिखा दिया हमने। ये कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ गया जो COCH3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक COCH3 से जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन जो है वो आगे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये आगे नाइट्रोजन से जुड़ गया। ये नाइट्रोजन फिर उस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये हमने इस नेगेटिव चार्ज कार्बन से जोड़ दिया। तो ये इस तरह से 5 मेंबर रिंग हम यहाँ पर बना के दिखा सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत इजी है ये डाइपोलर रिएक्शन। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पता होना चाहिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, और बस इसके बाद हम देखते हैं। अब ये तो थी हमारी तीसरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो रिंग ओपनिंग थी। अब आती है फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में क्या होगा, इसमें डी एमिनेटेड हो जाती है हमारी एजिडिन। डी एमिनेटेड का मतलब होता है एमीन ग्रुप का निकल जाना। ये एमीन ग्रुप है ना NH, ये NH जो है यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी NOCl से, और नाइट्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड, इसमें नाइट्रोजन निकल जाती है, और एल्कीन्स जो है फॉर्म होती है वाया द फॉर्मेशन ऑफ एन नाइट्रोसो एजिडिन। तो ये जो बीच में बना है ना, ये इंटरमीडिएट बना है, इसका नाम है N नाइट्रोसो एजिडिन। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे हुई होगी देखो।
यहाँ पर भी Cl पर नेगेटिव है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, ठीक। तो इस नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और यहाँ से ये Cl जो है ऐसे निकल गया। तो जब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बना होगा, नाइट्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इससे जुड़ा हुआ है एक NO और एक H इस पर पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये रिंग यहाँ पर इसमें बंद थी, ठीक है। मैं बाकी सब आर वार नहीं बना रही हूँ, ये बंद थी, ठीक। अब क्या होगा, नाइट्रोजन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर NNO बना है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला है। अब वो कैसे निकला होगा, H प्लस की तरह, यानी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिया। तो जब नाइट्रोजन को दिया तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, तो यहाँ से H निकल जाएगा और हमारी स्पीशीज जो है ये वाली बन जाएगी। H कैसे निकला, H प्लस की तरह, तो वो H प्लस और ये Cl माइनस आपस में HCl बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं, तो NNO बन गया यहाँ पर, तो ये बना N नाइट्रोसो एजिडिटीन, ठीक। फिर इससे एल्कीन कैसे बन रही है, देखो एल्कीन ऐसे बनेगी कि अगर मैं ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराऊं और इस बॉन्ड को मैं यहां शिफ्ट कराऊं, तो देखो जब मैंने ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कराया तो इस कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराऊंगी तो इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे। और मैंने इसको नाइट्रोजन पर शिफ्ट करा दिया है तो नाइट्रोजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब मैंने ये वाला एरो दिखाया दूसरा वाला तो इस नाइट्रोजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये N2O जो है यहाँ से अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ N2O निकल जाती है और जो ये एल्कीन्स यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। फिर हो सकती है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस वाया रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट, कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा, जैसे यहाँ पर हमने ले रखी है एन एसाइल एजिडिटीन, ये रीअरेंज हो सकती है या तो थर्मली या एसिड की प्रेजेंस में, और ये क्या बनाती है, ऑक्सा जोलिडोन्स, तो ये ऑक्साजोलिडोन बना है। तो इसमें क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर अटैक है ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन का एट अ रिंग कार्बन कॉजिंग क्लीवेज ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। यहां पर क्या है, देखो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो सी और डबल बॉन्ड ओ पर स्लाइटली नेगेटिव तो रहता ही है, ठीक। और अगर मैं देखो इसको स्लाइटली नेगेटिव मान है, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है, ऐसे ही इस कार्बन और नाइट्रोजन पर भी तो स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है, तो भाई ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पर ऐसे हम शिफ्ट करके दिखा सकते हैं। तो देखो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, फुल नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, इस बॉन्ड को फिर हम ऐसे क्लीव करा देंगे, तो इस कार्बन इस नाइट्रोजन पर भी फुल नेगेटिव आ जाएगा। और जब हमने ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कराया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो कार्बन और ऑक्सीजन के, तो जो कार्बन होगा उस पर भी फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये फुल पॉजिटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन का फुल नेगेटिव चार्ज आपस में एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन बन जाएगा और सी डबल बॉन्ड ओ, अब सी सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको हम दिखा कैसे सकते हैं, आप इसको ऐसे दिखाइए, सबसे पहले आपने ऐसे दिखाया, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर आपने क्या दिखाया, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए, तो फिर आप यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ इस तरह से बना पाएंगे कि देखो अब ये तो आपने एरो दिखा दिए, और आप अब मैं आपको समझा रही हूँ कि चार्ज कैसे आ रहा है। तो चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एरो बना दीजिएगा वहां पर, इस पर पॉजिटिव गया, यहाँ पर नेगेटिव गया, यहां पर नेगेटिव गया और इस पर पॉजिटिव गया, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना, और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो हमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया, इस कार्बन से आर से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर वो ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, तो वो वाला कार्बन है ये, तो ये वाला कार्बन फर्दर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो फर्दर एक और कार्बन ये वाला है, और ये कार्बन फिर आगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन जोड़ दिया, और ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है। तो यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बनी, 5 मेंबर रिंग बनी, ऑक्सीजन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अरे मेरा पेन कहाँ चला जाता है, ये 5। तो ऐसे हम यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। तो ऐसे ही हमारी रीअरेंजमेंट के थ्रू रिंग ओपनिंग हो सकती है। तो ये इंट्रामोलिकुलर अटैक हो गया कार्बोनिल ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो क्लीव हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी अभी तक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक देखी,
फिर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, फ्रेगमेंटेशन और रीअरेंजमेंट। अब हमारी सेकंड टाइप रिएक्शन आती है, बस ये लास्ट स्लाइड है, खत्म होने वाला है यहाँ पर। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। देखो बेटा, जितनी भी रिएक्शंस होगी ना ऑर्गेनिक में, बहुत इजी होती है, बस आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना आना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होती है, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर देख लो, कार्बन और सल्फर दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा सल्फर है, तो ये बॉन्ड हम यहाँ पर ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, और इस कार्बन और सल्फर के बीच का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और हमारे इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे सकता है, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड हमने क्लीव करके दिखा दिया, ऐसे भी दिखा दो, बल्कि ऐसे दिखाना ज्यादा सही है। ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीव हो गया, तो जब ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीव होगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फुल नेगेटिव। तो जब ये फुल नेगेटिव है और ये फुल पॉजिटिव, यानी इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। जब हम एरो घुमाते हैं तो उसका मतलब बॉन्ड बनेगा, तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में मैं ये बॉन्ड बना दूं, ठीक है। और जब ये, दोबारा इसी बताना पड़ेगा, ये स्लाइड्स में ना हाथ इतने बंधे हुए होते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते आप। भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऐसे दिखा देना है, ठीक है, ये ऐसे दिखा देना है, ठीक। अब जब मैंने ये एरो यहां घुमाया तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहां पर जब मैंने एरो ऐसे घुमाया है तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। तो बस इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ रहा है और ये नेगेटिव उस पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो देखो ये इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और इस सल्फर और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बस ये हो रखा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी हमारी। हम इस सल्फर से शुरू कर रहे हैं, ये 1 नंबर, सल्फर किस, ये रहा 1 नंबर, यहाँ जाए। सल्फर किससे जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप से, तो CH2 ग्रुप को हमने दे दिया 2 नंबर, तो ये CH2 ग्रुप 2 नंबर हो गया। ये CH2 आगे CH2, क्योंकि ये वाली रिंग तो टूट चुकी है, ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, तो अब ये 3 नंबर, तो मैंने इसको दिया 3 नंबर। ये 3 नंबर आगे किससे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर नाइट्रोजन से, तो ये है 4 नंबर। ये 4 नंबर किससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से, ठीक है, जो हमारा सल्फर से जुड़ा हुआ था, तो वो 4, यानी ये 5 नंबर, तो ये हमारा कार्बन हो गया 5 नंबर। इस 5 नंबर कार्बन से 1 नंबर सल्फर जुड़ा हुआ है, तो 5 नंबर से 1 नंबर सल्फर तो है ही, और डबल बॉन्डेड सल्फर भी है, तो डबल बॉन्डेड सल्फर भी हमने यहाँ बना दिया। तो दिखाने का तरीका हुआ कि बस आपने एरो को ना भी दिखाओ, कुछ एरो इसमें ना भी घुमाओ, डायरेक्ट आप ये भी बना दोगे तो भी सही है, और एरो घुमाना हो तो आप वो भी दिखा सकते हो, तो जितने जो जो एरो मैंने बना रखे वैसे घुमा के दिखा दीजिएगा। फिर है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये बेंजीन रिंग का जो है, मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करा दूं, तो बेंजीन रिंग को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कराएं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब इसमें भी क्या हो रखा है, ये बॉन्ड तो यहाँ क्लीव हो सकता है ऐसे, तो इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये जो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब हमारी इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल यहां से कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो वाला कार्बन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ सकता है, तो हम ये बॉन्ड बना देंगे और वहां पर लिखेंगे सबसे पहले CH2, तो ये वाला CH2 लिखा है ये, फिर ये CH2 भी एक और CH2 से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमने दूसरा CH2 लिख दिया, फिर वो CH2 उस NH से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमने लिख दिया NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सिचुएशन बनी यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, ये जो बेंजीन रिंग मैंने बनाई है, इस बेंजीन से सारे हाइड्रोजन भी तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन भी है, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिखा दिया, ठीक। अब फाइनली ये तो होता है, इसके बाद ये आप इसके बाद दिखा सकते हैं ऐसे एरो घुमाकर, उसके बाद ये दिखा सकते हैं, और यहाँ पर भी ये एरो घुमाकर दिखा सकते हैं, बस चार्ज मत दिखाना, सिर्फ एरो घुमा देना, ठीक है। फिर फाइनल क्या होगा, ये वाला जो है हाइड्रोजन H+ की तरह निकलेगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर दे के निकलेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इरेजर ले लो पहले तो मैं, देख, इसका ना दिखाने का तरीका होता है, अरे भाई तुम भी आ जाओ, कहाँ गया पेन, हाँ,
इस बॉन्ड को वापस यहाँ शिफ्ट कर दूं, बस यहाँ से H प्लस की तरह निकलेगा। तो जो वो H प्लस निकलेगा ना, वो इस NH माइनस नेगेटिव, यहाँ से तो H प्लस निकला और ये N पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ जुड़ सकता है, तो इसलिए ये NH2 बन जाएगा। और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इनके बीच में भी बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हुआ क्या एक्चुअल में, वही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो बेटा मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तो पूरा ग्रुप है ही कार्बन वाला, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक H जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड ऐसे है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर निकल रहा है। तो मैं इसको ऐसे घुमाना चाह रही थी जो मैं वहां नहीं घुमा पा रही थी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बॉन्ड तो मैंने ऐसे दिखा दिया, वो कार्बन वाला जो है हमारा NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव, और इस कार्बन पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बस ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। तो चाहे तो आप उसको दिखाने का तरीका ये भी हो सकता है कि आपने बस ये बॉन्ड को अंदर की साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे दिखा दो, एरो एरो घुमा के, ठीक है, और कैसे भी ना दिखाओ, आगे इतना बनाओ खाली, ये जो मैंने बना दिया उसके बाद डायरेक्ट ये बना दो, तो भी सही है। तो ये तो समझाने का तरीका है कि कैसे, बस कि कैसे बने हैं ये बॉन्ड। तो ये एरो घुमाना बेटा आपको खुद से सीखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ये एरो जिधर की साइड जा रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रिएक्शन हो रही है। जितनी भी रिएक्शन अभी तक आपने देखी होंगी वो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर खत्म होती है। तो एजिडिटीज आज हमारी खत्म होती है, सिंथेसिस मैंने पहले डिस्कस करी थी रिएक्शन से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेंस को डिस्कस करेंगे, उसकी सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।